हेलो एवरीवन, दिस इज शमा। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसिंग एंट्री मोड डिसीजन इन इंटरनेशनल मार्केट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एंट्री मोड्स को डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या फिर इंटरनेशनल बिजनेस में जब आपको एंटर करना है अपनी कंपनी को लेकर, तो आप किस तरीके से अपनी कंपनी का सेटअप कर सकते हैं, किस किस मोड के थ्रू आप अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। अब उन सारे मोड्स को जब भी आप डिस्कस करते हो तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। वो सारे फैक्टर्स आज हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। There are several factors that can affect the way a company choose to enter an international market. Here are some of the most important factors. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके इंटरनेशनल मार्केट में जो आप जिस मोड के थ्रू एंटर कर रहे हो उसको इफेक्ट करते हैं, जैसे कि मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क, कॉस्ट, ब्रांड इमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट साइज, डिग्री ऑफ कंट्रोल, cultural differences, competitive environment, government regulation, resources availability and strategic objectives. वन बाय वन इन सारे फैक्टर्स को थोड़ा स्टडी करते हैं सो दैट आपको इजीली समझ आ जाए। पहला फैक्टर है मार्केट साइज एंड पोटेंशियल। जब भी आप किसी मार्केट के अंदर एंटर करते हो तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि आप जिसकी मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हो उस मार्केट का साइज क्या है और उसके अंदर हमारी ग्रोथ होने का पोटेंशियल कितना है। अगर उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और वो बड़ी मार्केट है तो उसके अंदर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना पसंद करोगे, ज़्यादा पैसा लगाना पसंद करोगे, क्योंकि उसमें आपको पता है कि इस मार्केट के अंदर पोटेंशियल है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर ग्रो कर जाएगा। वहीं पे अगर कोई मार्केट छोटी है ना, तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि जहाँ आपको लगेगा कि यहाँ पे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना मतलब बेनिफिशियल नहीं है, तो वहाँ पर जो आप अपना प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्टिंग या फिर लाइसेंसिंग के थ्रू सेल करना प्रेफर करोगे। The size of the foreign market is a key factor in determining the entry mode. Large markets with high potential demands may require direct investment, while smaller markets may become more effective several through exporting or licensing. नेक्स्ट फैक्टर है जो कि आपके डिसीजन को इफेक्ट करता है डिग्री ऑफ कंट्रोल। अगर कंपनी चाहती है कि फॉरेन मार्केट में उनकी कंपनी के ऊपर, उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर सिर्फ कंपनी के ही ओनर का कंट्रोल हो, तो वो उस केस में प्रेफर करेंगे कि वो वहाँ पर ही अपनी होली और सब्सिडरी खोले रेदर देन जॉइंट वेंचर। क्योंकि कंपनी अगर अपनी सब्सिडरी खोलती है तो उसके ऊपर उनका कंप्लीट कंट्रोल रहेगा, लेकिन वहीं पर वो किसी लोकल पार्टनर के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं तो उस कंपनी के ऊपर उनका जो कंट्रोल है वो डिवाइड हो जाएगा दोनों कंपनीज के बीच में। कंपनीज में प्रेफर टू हैव हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस इन द फॉरेन मार्केट। ठीक है, कंपनी चाहती है कि उनका जो कंट्रोल है वो उन्हीं के हाथ में रहे। इन दिस केस दे मे चूज टू एस्टैब्लिश अ होली ऑन सब्सिडरी rather than partner with local firm. Next factor है cultural differences. Cultural differences between the home country and the foreign market may affect the mode of entry. हर कंट्री का एक अपना कल्चर होता है। जब भी कंपनी किसी मार्केट के अंदर एंटर करना चाहती है तो सबसे पहले उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो उस फॉरेन मार्केट के कल्चर को समझे। जिस पब्लिक के लिए, जिस कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट बना रही है, सबसे पहले उस कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को समझे, उसके बाद उनको प्रोडक्ट सेल करे। फॉर एग्जाम्पल, इन कंट्री विद सिग्निफिकेंट कल्चरल डिफरेंस इट में बिकम नेसेसरी टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट वेंचर विद लोकल पार्टनर टू अंडरस्टैंड लोकल कस्टम्स एंड प्रेफरेंस। अब अगर कोई कंपनी चाहती है कि किसी फॉरेन मार्केट के कल्चर को समझे तो वो क्या करेगी, वहाँ पर अपना जो बिजनेस है वो एक्सपोर्टिंग के थ्रू नहीं करेगी, ना ही वहाँ जाकर अपनी सब्सिडी को स्टैब्लिश करेंगी। वो क्या करेंगी, वहाँ की फॉरेन कंपनी के जो लोकल बिजनेसमैन हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर करेंगे और उनकी हेल्प से वहाँ पर बिजनेस शुरू करेंगे। इससे क्या होगा कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनसे उनको वहाँ के कस्टमर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंस को समझने में हेल्प होगी, वहाँ के कल्चर को समझने में हेल्प होगी और वो ईजिली अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इन द टारगेट मार्केट में आल्सो इन्फ्लुएंस द मोड ऑफ एंट्री। अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में रिक्वायर अ कंपनी टू एस्टैब्लिश अ लोकल प्रेजेंस टू कम्पीट इफेक्टिवली। अगर कोई ऐसी फॉरेन मार्केट है जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर कंपनी प्रेफर करेंगे कि वो खुद जाकर
अपनी लोकल प्रेजेंस के साथ मतलब खुद जाकर वहाँ पे कंपनी को स्टैब्लिश करें और रन करें, ताकि जो कंपनी का सारा कंट्रोल है वो उनके हाथ में रहे, सारी एक्टिविटीज़ के बारे में उनको पता रहे, सो दैट वहाँ के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ वो ईजिली कॉम्पीट कर पाए। नेक्स्ट फैक्टर है गवर्नमेंट रेगुलेशन। सम कंट्री में हैव रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट which may force company to enter the market through only joint venture with a local partner. Company may need to comply with foreign regulation and restrictions on foreign ownership of asset. यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो फॉरेन मार्केट्स हैं उनके गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रेफर नहीं करती हैं। आप उन कंट्रीज़ के अंदर जाकर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और कुछ फॉरेन कंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि इनको प्रमोट करती हैं। तो जब भी आप कोई भी एंट्री मोड डिसाइड करते हो तो सबसे पहले आपके जो वो कंट्री है उसके गवर्नमेंट रेगुलेशन को स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। Company with limited resources may opt for a less risky mode to enter the market through exporting or licensing rather than direct investment. अगर किसी कंपनी के पास पैसा ही कम है तो वो उस केस में क्या करेंगे, अब वो उस केस में जाके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और उनके पास रिसोर्सेज कम हैं। तो उस केस में वो क्या करेंगे कि वो एक्सपोर्टिंग और लाइसेंसिंग के थ्रू ही अपना प्रोडक्ट जो है फॉरेन मार्केट के अंदर सेल करेंगे। तो रिसोर्सेज भी आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से जो आपके एंट्री मोड डिसीजन है इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है मार्केट कॉम्प्लेक्सिटी। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉरेन मार्केट इंक्लूड कल्चर, लीगल एंड इकोनॉमिक फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द फॉरेन मार्केट। अब आप किसी भी कंट्री के अंदर जब एंटर करते हो तो हर कंट्री के अपने कल्चर फैक्टर होते हैं, अपने लीगल फैक्टर होते हैं और अपने ही इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाती है, कंपनी को उनको अंडरस्टैंड करना बहुत टफ हो जाता है। तो उस केस में जो कंपनी है वो क्या करेगी, जॉइंट वेंचर प्रेफर करेगी। जैसे कि हमने पिछले एक फैक्टर में पढ़ा था कि जॉइंट वेंचर के थ्रू वो लोकल पार्टनर के साथ वहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश करेगी और उनकी हेल्प से रन करेगी, या फिर वो वहाँ पर अपनी होली ऑन सब्सिडरी भी स्टैब्लिश कर सकती है, जिससे क्या होगा वो वहीं के स्टाफ को हायर करेंगे और वहाँ के जो स्टाफ है वही उनके कंपनी को मैनेज करेगा और उनको गाइड करेगा। इससे क्या होगा, वो इजीली वहाँ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके साथ नेविगेट कर पाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर है रिस्क। लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द मोड ऑफ एंट्री कैन आल्सो इन्फ्लुएंस अ डिसीजन। अगर आपकी रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आपकी रिस्क कैपेबिलिटी कम है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप लाइसेंसिंग या फिर फ्रेंचाइजिंग के थ्रू ही अपना जो प्रोडक्ट है सेल करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर आता है कॉस्ट। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। द कॉस्ट ऑफ एंट्री इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर। अ कंपनी में चूज अ मोड ऑफ एंट्री दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव। कंपनी एक ऐसा मेथड ही चूज करना चाहती है, ऐसा ही मोड चूज करना चाहती है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, क्योंकि पैसा ही तो ही सारा खेल है। जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा कंपनी को वो एक्सपेंड कर पाएंगे। तो क्या है कि अगर कंपनी चाहती है कि जो उनका बिजनेस है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो और उनके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, पैसा भी लिमिटेड है, तो वो एक्सपोर्टिंग को चूज करेंगे। एक्सपोर्टिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करेंगे। लेकिन अगर उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, तो वो उस टाइम पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी में आल्सो प्ले अ रोल इन मोड ऑफ एंट्री डिसीजन। अ कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज में प्रेफर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द ब्रांड। अब कोई एक ऐसी कंपनी है जिसकी बहुत अच्छी ब्रांड इमेज बनी हुई है, उनका ब्रांड बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो चुका है, तो अब जब वो किसी फॉरेन कंट्री के अंदर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहेंगे तो वो ये चाहती हैं कि उनका जो ब्रांड है वो कहीं भी मतलब किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो, उनके ब्रांड इमेज डैमेज ना हो। तो वो उस केस में क्या करेंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो जितना भी कंट्रोल है वो उन्हीं के हाथ में रहेगा। नेक्स्ट फैक्टर है टाइम टू मार्केट। ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है, टाइम टू मार्केट। देखो टाइम टू मार्केट का मतलब क्या है, The speed at which a company needs to enter the market may also affect the mode of entry. Exporting may be quicker way to enter a market rather than direct investment. इसको समझते हैं। अब फॉरेन मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड आया, ठीक है, कोई कपड़ों का ट्रेंड आया,
अब इंडिया से कोई मैन्युफैक्चरर चाहता है कि वो फॉरेन मार्केट में जाकर उस वाले ट्रेंड के कपड़ों को बेचे। अब आपको पता है फैशन का जो ट्रेंड है मैक्सिमम 3 to 4 मंथ तक ही चलता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है। अब जो मैन्युफैक्चरर है वो चाहता है कि फॉरेन मार्केट के अंदर वो कपड़ों को सेल करे, तो अगर वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ जाके अपनी कंपनी को सेटअप करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, फिर प्रोडक्ट को सेल करेगा, तो उसमें उसको बहुत टाइम लग जाएगा और इतने में जो है वो फैशन है, जो ट्रेंड है वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे कि वो एक्सपोर्टिंग के थ्रू अपना जो है प्रोडक्ट इंडिया में ही जो बना रखा है उसी को फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट करके सेल करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, वो एक्सपोर्टिंग मेथड को प्रेफर करेंगे। लास्ट फैक्टर आता है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। किसी भी कंपनी का क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो आपके डिसीजन को इफेक्ट करता है। फाइनली द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी सच एज मार्केट शेयर और ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन कैन इन्फ्लुएंस एंट्री मोड डिसीजन। अगर कंपनी का यह ऑब्जेक्टिव है कि वो चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड का मार्केट शेयर कैप्चर करे और अपने ज्योग्राफी का डाइवर्सिफिकेशन करे, मतलब जगह जगह पर वर्ल्ड के अंदर जगह जगह पर अपनी कंपनी को खोलना चाहती हैं, तो वो उस केस में क्या प्रेफर करेंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स थे जो कि हमने अभी डिस्कस करे हैं। 12 फैक्टर हैं जो कि आपके एंट्री मोड डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सारे एंट्री मोड को डिस्कस किया था और इस वीडियो के अंदर हमने सारे फैक्टर्स को डिस्कस किया है जो कि आपके एंट्री मोड को इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपली पहले बोला जाता है कि एंट्री मोड को डिस्कस करें, कौन कौन से एंट्री मोड्स होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के लिए। फिर साथ में ये भी पूछ लिया जाता है कि फैक्टर्स को भी डिस्कस करें जो कि आपके एंट्री मोड को इफेक्ट करते हैं। सो दोनों वीडियोस के अंदर हमने कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको टॉपिक समझ आया है तो इसको लाइक जरूर करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।